नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और बुलेटिन में सबसे पहले बात है हिंसा के पीछे कौन। बांग्लादेश में छात्र नेताओं ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की और विरोध कर रहे छात्रों के समूह ने नागरिकों से टैक्स या अन्य बिल जमा नहीं करने की अपील की है। छात्रों ने कारखानों और सार्वजनिक परिवहन को बंद किए जाने का भी आह्वान किया। छात्रों की मांग है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ हत्या, लूट और भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाना चाहिए। बांग्लादेश में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मुल्क में आरक्षण की लड़ाई महीने भर में ही प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हो गई और बीते दिन शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़प में 100 से ज्यादा अधिक लोगों की मौत हो गई है। अब शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। वहां से किसी सुरक्षित जगह के लिए यानी कि भारत पहुंच चुकी हैं और प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए और तोड़फोड़ कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि शेख हसीना भारत आ सकती हैं, जो कि ये दावा सच हुआ। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है अभी तक और लगातार जो विरोध प्रदर्शन के केंद्र में बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है, जिसको लेकर लगातार जो यहाँ का माहौल है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान था। 1972 में शुरू की गई बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में तब से कई बदलाव हो चुके हैं। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। समय समय पर हुए बदलावों के जरिए महिलाओं और पिछड़े जिलों के लोगों को 10-10% आरक्षण की व्यवस्था की गई और इस तरह से 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांग कोटा दिया गया। और हालांकि ये हिंसक जो आंदोलन है, 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अधिकतर आरक्षण खत्म कर दिया और अब बांग्लादेश में जो माहौल है वो हिंसाग्रस्त हो चुका है और अनिश्चितकालीन जो कर्फ्यू है, कल ही इसका ऐलान कर दिया गया था और आज माहौल और ज़्यादा यहाँ पर हिंसाग्रस्त है क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं और कई धाराओं के तहत शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ये भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या सामूहिक बलात्कार मामले में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया है। अयोध्या और सामूहिक बलात्कार मामले पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले एक साजिश शुरू करना चाहती है और उनका लक्ष्य पहले दिन से ही समाजवादियों को बदनाम करना रहा है और खासकर मुसलमानों के बारे में उनकी सोच अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यदि कोई योगी लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं रखता है तो योगी नहीं हो सकता। सपा नेता ने आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। और तीसरा उदाहरण, अभी रुक जाइए, तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं।
तो जिस तरीके से अयोध्या का ये मामला सामने आया और इस मसले को लेकर आरोपी को तो सजा हो गई और कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसमें लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि ये साजिश समाजवादियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं 370 की धारा, ए न्यू फ्यूचर फॉर JNK। आज अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे हो गए हैं और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की। उन्होंने कहा कि उनके मन में ये बात बहुत साफ थी कि इस फैसले को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास में लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 370 और अनडूइंग द अनजस्ट, ए न्यू फ्यूचर फॉर जम्मू कश्मीर और टिप्पणियां भी की। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि जब भी ये फैसला लिया जाए तो ये लोगों पर थोपने की बजाय उनकी सहमति से होना चाहिए। आपको बता दें कि ये किताब गैर लाभकारी संगठन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने लिखी है और इसे पेंगुइन एंटरप्राइज ने प्रकाशित किया है। किताब में विस्तार से उन जानकारियों का उल्लेख किया गया है कि मोदी ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें कैसे हासिल किए। प्रकाशकों ने बताया कि इस पुस्तक का विमोचन अगस्त में ही किया जाना है। उन्होंने कहा कि ये किताब निस्संदेह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक उपलब्धि के साथ साथ ये भी बताती है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने असंभव प्रतीत होने वाले काम को किया और पेंगुइन ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के 5 साल पूरे होने पर एक बयान में कहा कि ये पुस्तक स्वतंत्रता के समय की गई कई भूलों पर प्रकाश डालती है, जिसकी परिणति अनुच्छेद 370 के अन्यायपूर्ण क्रियान्वयन के रूप में हुई और 1949 में लागू किए जाने के बाद से ही अनुच्छेद 370 के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करती है। 370 धारा 370 हटाई गई थी, उसमें शिवसेना ने भी उसका स्वागत किया था, इस उम्मीद में कि जम्मू और कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग माना जाएगा। जो 2 संविधान की बात होती थी, 2 फ्लैग्स की बात होती थी, वो खत्म किया जाएगा। पर आज देखिए क्या हालात है। उनको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, आज तक वहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सितंबर 2024 तक चुनाव होना चाहिए, स्टेटहुड रीइंस्टेट होना चाहिए, वो नहीं किया है। टेररिज्म एक्टिविटी लगातार चल रही है। जिन रीजन्स में टेररिज्म एक्टिविटी नहीं होती थी वो भी हमें देखने को मिल रहा है। 13 हमारे जवान शहीद हो गए हैं एक ही महीने में, जुलाई के महीने में। और आप किस बात की अपना पीठ थपथपा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मॉडल चल रहा है जो केंद्र सरकार के सुपरविजन में और केंद्र सरकार के संज्ञान में हो रहा है। देखिए, अभी रिटर्न ऑर्डर आया नहीं है, एक बार रिटर्न ऑर्डर आएगा, हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन जो फैसला कोर्ट में सुनाया गया, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ सम्मानपूर्वक तरीके से असहमत हैं, क्योंकि अगर एक चुनी हुई सरकार को बाईपास किया जाएगा, अगर जनता के जनादेश को बाईपास किया जाएगा और एक मनोनीत व्यक्ति द्वारा फैसले किए जाएंगे, अगर एक चुनी हुई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की संख्या को एक नॉमिनेटेड व्यक्ति द्वारा उसकी मेजॉरिटी को चेंज किया जा सकता है, उसकी सरकार को चेंज किया जा सकता है, तो इससे तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जनता ने एक जनादेश दिया, जनता ने MCD में आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया, जनता ने दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया। लेकिन अगर इस जनादेश को बाईपास किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली से संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अखिलेश, देखा जाए धारा 370 हटाए जाने के बाद और 5 साल पूरे होने के बाद उसका उल्लेख और इस किताब में बहुत कुछ होने की बात निकलकर सामने आ रही है और राजनीतिक बयानबाजी भी। अखिलेश,
अखिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। संपर्क टूट गया है। 5 साल बीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 पर अपने विचार रखे और साथ ही एक किताब जिसका विमोचन, जिसमें वो बहुत सारी बातें कि आखिर क्या कुछ दृढ़ संकल्प, क्या कुछ निर्णय इन 5 सालों में लिए गए और प्रधानमंत्री ने कैसे अपने लक्ष्य को हासिल किया। इस किताब में उन तमाम बातों को दर्शाया गया है और इसी आधार पर इस किताब को प्रकाशित किया गया है। तो काफी ऐतिहासिक बताया इसे और नई किताब में कुछ अनकही बातें। अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखा जाए तो इस किताब में काफी कुछ है, प्रधानमंत्री की सोच, उनके विचार और काफी कुछ इस किताब में प्रकाशित किया गया है। अखिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खामी के चलते। बढ़ते आगे और बात करते हैं एल्डरमैन की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल सरकार से सलाह लिए बिना नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद आप सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी और उस पर सुनवाई करते हुए बीते वर्ष मई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट ने माना कि नगर निगम अधिनियम के तहत उपराज्यपाल को वैधानिक शक्ति दी गई है, जबकि सरकार कार्यकारी शक्ति पर काम करती है। इसलिए उपराज्यपाल को वैधानिक शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम अधिनियम में प्रावधान है कि उपराज्यपाल नगर निगम प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले 10 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। बढ़ते आगे, मॉनसून का कहर। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में पुणे में एकता नगर में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लोगों को अपने घरों के भीतर रहने को लोग मजबूर हैं। नासिक में लगातार बारिश के कारण गोदावरी नदी के नीचे कई मंदिर जलमग्न हो चुके हैं और मॉनसून का कहर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण अब बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और कई इलाकों में जलभराव होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाकों में बाढ़ आ गई और नवसारी में भारी बारिश के कारण बेलेमोरा शहर जलमग्न हो चुका है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का हाल भी कुछ ऐसा ही है। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में पुणे के एकता नगर में जलभराव की स्थिति और पूरा इलाका जलमग्न और लोग घर में दुबके हुए नजर आ रहे हैं।
इसी खबर पर अंकित काला जुड़े हुए हैं संवाददाता। अंकित, कुदरत का कहर इसे कहा जाए, जिस तरीके से एक तो अव्यवस्थाओं को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, भारी बारिश के चलते जो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सोनी, देखिए उत्तराखंड में 31 जुलाई की रात्रि को भीषण त्रासदी आई है और इसकी वजह से उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में काफी नुकसान हुआ है। विशेषकर जो केदारनाथ क्षेत्र है यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा गतिमान थी और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कांवड़िए और जो स्थानीय लोग हैं वो इस दौरान इस समय अपने आवागमन कर रहे थे और इसी बीच बादल फटने की घटना हुई है। और 31 जुलाई के बाद से लगातार राज्य सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सभी लोगों को नहीं निकाला गया है, जिसकी वजह से राज्य में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य को इस दैवीय आपदा से काफी बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। इसकी वजह से कांग्रेस अंकित, क्या इस बात का आकलन हो सका अभी तक? इसकी जांच कराई जा सकी? कितना आर्थिक नुकसान हुआ है? देखो ने इस समय राज्य सरकार का कहना है कि उसकी पहली प्राथमिकता जो इस आपदा में फंसे हुए लोग हैं, जो पीड़ित प्रभावित हैं, उनका जीवन बचाना है। इस उद्देश्य से सरकार काम कर रही है। वैसे आकलन किया जा रहा है सोनी कि इस आपदा की वजह से कम से कम 4 से 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान इस उत्तराखंड राज्य को हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में इस समय जो चार धाम की यात्रा है वो इस समय बाधित चल रही है। इसके अलावा जो पर्यटन की गतिविधियां हैं वो भी बाधित चल रही है और इसके साथ ही साथ जो अन्य नुकसान हुआ है वो अलग है। तो ऐसे में 5000 करोड़ से अधिक का नुकसान का अनुमान है और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द आर्थिक पैकेज उत्तराखंड राज्य को दिया जाना चाहिए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल एक तरफ आर्थिक नुकसान और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो इस आपदा का शिकार हुए, उनके अपने परिवारों से मिलने का जो दर्द वो भी साफ नजर आया। तो आपदा की ये तस्वीर फिलहाल सामने आ रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं सावन का सोमवार, महिमा अपरंपार। सावन के तीसरे सोमवार पर अयोध्या, वाराणसी और समेत कई जगहों के शिव मंदिरों में, शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने अयोध्या की सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। मान्यता है कि यहाँ एक लोटा जल चढ़ाने भर से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सर्व सौभाग्य और सुख प्रदान करने वाले भगवान शिव अपनी नगरी के कण कण में विराजमान हैं। महादेव कहीं अकाल मृत्यु से मुक्ति देते हैं तो कहीं सुख और सौभाग्य, तो कहीं वंश वृद्धि का आशीर्वाद। कहा जाता है कि धरती पर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित प्रथम शिवलिंग के रूप में विराजमान मनविंशेश्वर महादेव की महिमा निराली है और राजा मनु ने मनविंशेश्वर महादेव को स्थापित किया था और भगवान शिव ने मनु की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए थे। शिव को समर्पित सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई को शुरू हुआ था और 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगा। इसी खबर पर कौस्तुभ मिश्रा जुड़े हुए हैं संवाददाता। कौस्तुभ, फिलहाल आज सावन का सोमवार है तीसरा, और किस तरीके का उत्साह भक्तों में देखने को मिला? जी, आपको बता दूं, सावन के तीसरे सोमवार को गंगा घाटों और कानपुर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद भगवान शंकर का जल अभिषेक कर उनका श्रृंगार किया। इसके बाद अपने मंगल जीवन की कामना की। वहीं मंदिरों की बात की जाए तो सुबह 4 बजे मंगला आरती की गई, तो कानपुर के आनंदेश्वर स्थित परमठ मंदिर में रात 1 बजे मंगला आरती हुई। इसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए। परमठ मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर के पट रात 2 बजे से ही भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए थे। वहीं खेरेश्वर मंदिर में भी कतार लगी रही। यहाँ भी दूर दूर से लोग दर्शन को पहुंचे। कानपुर के परमठ मंदिर, जागेश्वर मंदिर, खेरेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर में देर रात से ही भक्तों की लाइनें लगना शुरू हो गई थी। मंदिर में आरती के पश्चात जैसे ही पट खुले तो पूरा परिसर हर हर गंगे बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी ने गंगा जल से अभिषेक किया तो किसी ने कच्चे दूध से अभिषेक किया। जी,
शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो भक्तों ने फिलहाल शिवालयों में पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान रहा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।